तो आज बात करेंगे हम जिस टॉपिक की वो है फ्रिक्शन। तो ये बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है और ये हम डे टू डे लाइफ में फील भी करते हैं फ्रिक्शन को, और देखेंगे कि हम फ्रिक्शन हमारे लिए किस तरह से, इसका क्या एडवांटेज है और इसका क्या डिसएडवांटेज है, और ये भी इसका जानेंगे कि ये इसका कॉज क्या है। जो फ्रिक्शन हमारा आ रहा है वो उसका कॉज क्या है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द फ्रिक्शन। अगेन वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शन, कि कितने टाइप्स के फ्रिक्शन है। तो बात करते हैं हम कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रिक्शन का कॉज क्या है। अब जैसे हम बात करते हैं, या इससे पहले जितना भी मैंने आपको बताया फ्री बॉडी डायग्राम में, तो उसमें मैंने कंसिडर किया कि जो सरफेस है वो स्मूथ है, फ्रिक्शन लेस है, बट आइडियली क्या होता है वो स्मूथ नहीं होता है। लेट से ये बोर्ड जो हमें नेक्ड आई से ये दिख रहा है कि बड़ा ही स्मूथ सरफेस है, बट आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे तो ये क्या है, ये रफ दिखेगा आपको। तो कोई भी आइडियली सरफेस स्मूथ नहीं होता है। अब हो क्या रहा है, जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे तो सरफेस कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और लेट से इसी बॉडी को आप रखे हो तो उसका भी सरफेस जो है कुछ इस तरह से रहेगा। ये दो बॉडीज का सरफेस है, या अगर दूसरे कलर्स में बना देता हूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि ये जो हमारा है, तो हो क्या रहा है, ये अगर ये सरफेस है ब्लू सरफेस है और ये रेड वाली जो है हमारी बॉडी का सरफेस है। तो कॉज क्या है इसका, कि देखो इसका क्या है कि ये प्रोजेक्शन है, अपर पार्ट को प्रोजेक्शंस कहते हैं, ये प्रोजेक्शंस है, और ये जो है वो डिप्रेशंस है, ठीक है। तो बॉडी का प्रोजेक्शंस एंड डिप्रेशंस के बीच में क्या होता है कि जब बॉडी मूव करेगा, जस्ट स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, जब हम इसको एक फोर्स लगा के धक्का मार रहे हैं तो क्या होगा, प्रोजेक्शन और डिप्रेशन के कारण क्या होगा, बॉडी इंटरलॉक हो जाएगा। वो बॉडी क्या हो जाएगा, इंटरलॉक हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, इंटरलॉक हो जाएगा। अब इंटरलॉक हो जाएगा तो वो क्या करेगा कि आप मूव तो करना चाह रहे हो लेकिन वो मूव करना नहीं चाहेगा, लॉक हो गया। बट क्या होगा कि सर्टन वैल्यू ऑफ फोर्स आप लगाओगे, एक सर्टन वैल्यू ऑफ फोर्स लगाने के बाद तब जाकर बॉडी मूव करता है। यानी जितना ज़्यादा सरफेस रफ है उतना ज़्यादा बॉडी को मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये केस हम देखते हैं कि अब भाई ये तो रीज़न हमने समझ लिया कि ये क्यों हो रहा है, कि कोई भी सरफेस जो है वो रफ सरफेस होता है, उसमें प्रोजेक्शंस और डिप्रेशंस होता है, और दो सरफेसेस के प्रोजेक्शन और डिप्रेशंस में क्या हो जाता है, इंटरलॉकिंग हो जाता है। इट इज़ द बेसिक रीज़न ऑफ द फ्रिक्शन। अब देखते हैं जो फ्रिक्शन हमारा है बेसिकली ये 3 टाइप्स का है। वन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, अनदर वन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन। तो एक एक करके हम बात करेंगे कि ये किस तरह से एक्ट करता है, और किसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, किसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और किसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब देखते हैं कि फ्रिक्शन के कारण हो क्या रहा है। फ्रिक्शन जो है, जो हमारे नेचर में आ गया, तो वो कर क्या रहा है हमारे मोशन को। तो ये क्या करता है, पहली बात कि फ्रिक्शन जो है वो हमारे रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मीन्स ये एक सरफेस है और ये एक बॉडी है, तो ये दो बॉडी के सरफेसेस के बीच में क्या होगा, आप फोर्स लगाओगे तो रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा। तो ये फ्रिक्शन जो है उसको अपोज करता है। मीन्स अगर फोर्स आप उधर लगा रहे हो तो इसको जस्ट अपोज करने के लिए फोर्स क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। वो उसको मूव करने से क्या करता है, रोकना चाहता है, ठीक है। अब देखते हैं हम, अच्छा दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे हमने फोर्स तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ दिखाया और फ्रिक्शन को हमने कांटेक्ट सरफेस पर दिखाया। क्यों, क्योंकि जो फ्रिक्शन लगेगा वो टू बॉडी के कांटेक्ट सरफेस पर ही लगेगा। ये चीज़ हमेशा हमें क्या करना है, ध्यान रखना है हमें, ठीक है। अब हम देखते हैं दो तरह की, फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब देखते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन, एक एक करके बात करेंगे। अभी पहले हम देख लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन।
स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। अच्छा, जब भी हम फ्रिक्शन अब दिखाएंगे, फ्रिक्शन भी एक तरह का क्या है, फोर्स है, तो हम उसको स्मॉल एफ से दिखाएंगे। फ्रिक्शन फोर्स को हमेशा स्मॉल एफ से दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, आप एक ब्लॉक रख रहे हो, हमने एक सरफेस पर ब्लॉक को रखा हुआ है। अब क्या किया हमने कि एक फोर्स लगाया, धीरे धीरे हम फोर्स लगा रहे हैं। 1 न्यूटन लगाया, देखा बॉडी मूव नहीं करा। फिर 2 न्यूटन लगाया, देखा फिर भी बॉडी मूव नहीं कर रहा है। 3 न्यूटन लगाया, बॉडी मूव नहीं कर रहा है। जैसे ही 3 न्यूटन से थोड़ा सा आगे बढ़े हम, 3.1 न्यूटन, बॉडी जस्ट स्टार्ट्स टू मूव, बॉडी जस्ट स्टार्ट्स टू मूव। तो वो कौन सा ऐसा फोर्स था जो 3 न्यूटन तक जो हम फोर्स हमने लगाया इस ब्लॉक को मूव नहीं करने दे रहा था? वही फोर्स हमारा क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। वही फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। बट ये जो फ्रिक्शन फोर्स हुआ, जो अप टू मूवमेंट ऑफ द ब्लॉक जो फोर्स लगा, अपने आप को एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करता गया, एडजस्ट करता गया, ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये कैसा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। ऐसे फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। मीन्स अगर बॉडी जो है, बॉडी रेस्ट में है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो, इफ एफ एक्सटर्नल इज 0 देन स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज 0। मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन तभी लगेगा जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। और एक सर्टन लिमिट आएगा जब बॉडी जस्ट, जैसे 3 तक तो नहीं मूव किया, पर 3 से जस्ट थोड़ा सा बढ़ा रहे हो तो मूव कर रहा है। तो ये जो लेवल हुआ 3 न्यूटन तक का, जो मैक्सिमम लेवल हुआ फोर्स का, ये फोर्स जो हम मैक्सिमम लगा रहे हैं मूव करने के लिए, इसको एडजस्ट करने के लिए क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगा। तो ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगा, इसी को लिमिटिंग फोर्स कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि ये इम्पेंडिंग, ये जो है इम्पेंडिंग मोशन को अपोज करता है। इम्पेंडिंग मोशन को अपोज करता है। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, क्या है, इम्पेंडिंग मोशन को अपोज करता है। अब हम देखिए इम्पेंडिंग मोशन क्या होता है। मीन्स अगर ये जो सरफेस है वो स्मूथ रहा होता तो जस्ट थोड़ा सा ही फोर्स लगाने पर बॉडी जस्ट मूव कर जाता। तो इसी को बोल रहा है, ये जस्ट मूव न करने की बजाय इसको अपोज कर रहा है ड्यू टू रफ सरफेस, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगा, ये जो फ्रिक्शन लगा, इसको बोल रहे हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। और वो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, जिस वैल्यू पर आते हैं जस्ट क्या होगा, बॉडी जस्ट स्टार्ट्स टू मूव हो जाता है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, अब ध्यान देना है कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है या स्टैटिक फ्रिक्शन की जब हम बात करेंगे, तो ये स्टडी किया गया तो देखा गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल फोर्स का। और इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाते हैं तो एक म्यू आता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको म्यू एस कहें। और ये इससे पता चला कि ये एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। मीन्स ये बॉडी जो है, ये बॉडी इस पर क्या नॉर्मल रिएक्शन देगा, और मास m है तो इसको क्या मिलेगा, नीचे वेट मिलेगा mg। अगर ये जस्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये जो FL होगा वो F एक्सटर्नल हो जाएगा अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो। ये ध्यान देना हमें, ये लिमिटिंग है या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। सारी चीज़ें याद रखनी है। तो इस केस में अगर देखोगे तो n इक्वल टू क्या है, mg है। तो Fs जो हो गया वो क्या हो गया, म्यू एस mg, ठीक है ना। नॉर्मल फोर्स हम निकाल रहे हैं तो। और म्यू क्या है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हटा रहा हूँ मैं। अच्छा, अब हमने देखा कि क्या हुआ, ये अपोज किया है हमारा, ये फ्रिक्शन क्या है, अपोज कर रहा है। मीन्स इधर फोर्स लगा रहे तो इधर, और उधर लगा दोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो हमारा
स्टैटिक फ्रिक्शन आया, ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस एन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, धीरे धीरे उसका वैल्यू बढ़ेगा और जब तक वो एडजस्ट कर सकता है एक्सटर्नल फोर्स का तब तक बॉडी मूव नहीं करेगा। यही जो एफ एस इक्वल हो गया म्यू एस एन का, तो ये एफ एस जो मैक्सिमम वैल्यू हो गया वही क्या कहलाया, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये ध्यान देना है। एल्स म्यू एस एन से हमेशा कम रहेगा। अब क्या हुआ देखो ध्यान से आप, ये तो हो गया था स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। काइनेटिक फ्रिक्शन हम रेगुलरली या जनरल लाइफ में भी, डेली के लाइफ में हम ये रियलाइज़ करते हैं कि वंस द बॉडी स्टार्ट्स टू मूव, आप एक हेवियर ब्लॉक को खींच रहे हो, जो सडन क्या हो जाएगा हमारा, बताओ, कि जैसे ही मूव करना शुरू करेगा, जब तक मूव नहीं करता हमें बड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, सडनली जैसे ही मूव करेगा थोड़ा फोर्स हमारा कम हो जाता है, बड़ा इजीली हम क्या करते हैं उसको पुल कर सकते हैं। तो होता क्या है कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, ये ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ टू बॉडी। दो बॉडी जब रिलेटिव मोशन हो गया, ये स्टार्ट कर गया, मूव करना स्टार्ट कर लिया आपस में, तब जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है सरफेस के बीच में, उसको क्या कहें हम, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब प्रीवियस वन को स्टैटिक क्यों कहते थे, स्टैटिक रेस्ट में, जब तक बॉडी रेस्ट में है तब तक जो फ्रिक्शन फोर्स लगा है वो क्या कहला है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है। अच्छा, इस केस में अगर हम लिखेंगे एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये हमेशा होता है म्यू के एन होता है, ठीक है। और ये है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये ध्यान देना है, ये क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये जो वैल्यू है काइनेटिक फ्रिक्शन का, वो हमेशा लेस देन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, लेस होता है। वंस द बॉडी स्टार्ट्स टू मूव, तो हमें कम लगाना पड़ता है, हमारा जो फ्रिक्शन है वो कम लगना शुरू हो जाता है, इसलिए हम इजीली पुल करते हैं। अच्छा, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारा ब्लॉक है और सरफेस जो है रफ है, तो आप किस पोजीशन में खींचोगे कि आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसे खींचोगे या ऐसे, या आप इसको पुश करोगे, किस कंडीशन में लगाना पड़ेगा। तो ये आंसर होता है, इसमें भी ज़्यादा फोर्स लगा, इसमें भी आप सर्टन एंगल से लगाओगे तब आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, पुल में आप आसानी से खींच सकते हो। आप कभी स्ट्रेटली बांध के किसी हेवियर ब्लॉक को खींचने की कोशिश करना, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या हो जाता है, इसका 2 कंपोनेंट्स हो जाता है, एक तो एफ कॉस थीटा हो जाता है और एक एफ साइन थीटा हो जाता है। तो यही जो एफ कॉस थीटा है वो हमको क्या करेगा, ये वैल्यू फोर्स का कम हो गया, इसका जो कंपोनेंट है यही इसको मूव करने में हेल्प करता है, तो इसलिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हमने देखा काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये अब देखते हैं जरा हम कि एक प्रॉब्लम देखते हैं, हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं फ्रिक्शन पर ही। लेट से ये हमारा क्या है कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली से क्वेश्चंस आते हैं। मैं न्यूमेरिकल वैल्यू पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू जैसा न्यूमेरिकल से आएगा उस पर सुटेबली आप क्या है वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। लेट से एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरह से, और ये जो सरफेस है ये रफ सरफेस है और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है मान लेते हैं, ठीक है। अब हमसे ये क्वेश्चन किया गया और इसकी मास जो है इसका वो स्मॉल m है, स्मॉल m एंगल थीटा पर। तो बोलता है कि एट व्हाट एंगल बॉडी जस्ट इन इक्विलिब्रियम
एट व्हाट एंगल, क्या होगा, एंगल आप बढ़ाते जा रहे हो। सरफेस रफ है तो रफ होने के कारण अगर सिंपली अगर स्मूथ रहता तो ये ब्लॉक रखते हैं क्या होता है, मूव करना शुरू कर देता है डाउनवर्ड्स। बट ड्यू टू फ्रिक्शन आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो सर्टन एंगल तक, ये अपने आप को क्या करेगा, रेस्ट में रखा शुरू करेगा। सरफेस रफ है मीन्स इधर अगर फोर्स लगना चाहेगा तो इधर इसको क्या है, फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज करेगा। अच्छा, आप क्योंकि बोल दिया जस्ट इन इक्विलिब्रियम मीन्स वो बॉडी जस्ट स्टार्ट्स टू मूव, यानी वो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा जो उसको रोकेगा। तो वो फ्रिक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको क्या कहते हैं, एफ एस, और म्यू को हमने म्यू एस नाम दे दिया क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। जस्ट टू स्टार्ट मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टार्ट हुआ नहीं और मैक्सिमम वैल्यू पर ही वो रेस्ट में होगा। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, इसको जो एक हमेशा सेंटर से डाउनवर्ड क्या लगता है, एम जी वेट इसका जो बताया था। अच्छा, ये सरफेस पर जो नॉर्मल लगेगा हमारा वो क्या लगेगा, ऐसे सरफेस नॉर्मल। अब देखो ये थीटा है तो कल बताया था ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये जो वेट है इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक तो इधर एम जी कॉस थीटा जिससे एंगल बनाता है और एक इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा। और बॉडी इधर क्योंकि नेचर ऐसा है तो फ्रिक्शन फोर्स कभी खींच के बॉडी को उधर अपने डायरेक्शन में नहीं मूव करेगा, ठीक है ना, वो हमेशा बॉडी फॉल इधर ही करेगा इंक्लाइंड प्लेन की तरफ। तो जस्ट इन इक्विलिब्रियम है मीन्स क्या है, पहला इक्वेशन तो हमारा है एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ओके, हमने कर लिया। अब यही एम जी साइन थीटा इसको डाउनवर्ड लाने की कोशिश करेगा बट फ्रिक्शन को अपोज करेगा और जस्ट रेस्ट में है मतलब एम जी साइन थीटा इक्वल टू एफ एस हो जाएगा। तो एफ एस इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ओके, इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो एफ एस है यही क्या है, म्यू एस एन इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ओके, ये हो जाएगा ना। क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन होता है और एस है तो म्यू एस एन हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो आप, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। चलो देख लेते हैं। अब देखो इधर n हमारा क्या है, एम जी कॉस थीटा, तो 3 में देखते हैं n की जगह पुट करते हैं तो म्यू एस इक्वल टू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू अदर साइड क्या है, एम जी साइन थीटा। ओके, दिस इक्वेशन becomes this one. Why? We are putting the value of the n equal to mg cos theta. Here is the cancelling. Here we are cancelling mg and mg. Then mu s cos theta equal to sin theta. Keeping the mu s alone, sending back to the cos theta below the sin theta. What it becomes? Tan theta. Sin theta by cos theta is tan theta. Then what's happened? Mu s is nothing but tan theta. We have to find out the maximum value of the theta. Then theta max equal to tan inverse mu s. This is the value. Whatever is the value of mu s, by putting the value of the mu s, we can find the maximum value of the theta. With why theta, by keeping the tan here it becomes tan inverse. This is the answer and this is very favorite questions in the entrance examinations. Next question we are looking, moving to the next problem. What we find, take the another example. Let's say here is the pulley and one wheel cart is kept here. One rope is passing through the pulley and one block is held here. Let's say here is the mass is m1 and the mass of the wheel is m2. And what happens? It consider the surface is the rough surface. This surface is rough surface and the value of the surface force of friction is, coefficient of friction is mu.
Okay, what happened due to, let's say, m1 is greater than m2, then suddenly we are assuming that the block is moving towards downward direction. Okay, then what happened by drawing the free body diagram, let's say नीचे क्या काम करेगा m1g और ऊपर टेंशन. हमेशा याद रखना कि टेंशन जो होता है वो हमेशा पुलिंग फोर्स होता है. इट ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, रिमेंबर द फैक्ट. ओके, अगेन for the pulley, this point pulls this side and this point pulls this side, means at pulley 2T is acting. Again for the wheel, this tension is that side, always pulls. Then we are making the equation as the block is moving downward. For this block we are writing m1g minus t equal to m1a, equation number 1. If we want to find out the acceleration, let's say we are finding out the acceleration. By what acceleration these two blocks m1 and m2 is moving? Okay, then what happened? m1g downward, this upward body is moving downward, means m1g is greater than t. Then we are writing m1g minus t equal to m1a. Again for the wheel, what happened for the wheel? If this wheel tries to move towards this direction, the force of friction acts opposite to the movement of the wheel. Okay, then for this T is greater, as this force is pulling force, and force of friction small f acting opposite direction, and this one giving the block 2 as acceleration. Again for this body, this surface, what happened? This m2g acting downward, but this surface at the wheel side, both will take the value of the weight, and for the both wheel and normal direction is acting upward, and for that n is nothing but the m2g. And for the force of the friction we can simply write F equal to mu n, that means mu equal to, if it is n, then n, by keeping the value of the n, this is m2g. Writing the value or putting that value, t is nothing but mu m2g equal to m2a. Okay, deleting this one, these are the two equations, and we have to find out the acceleration. Adding both the equations, what happens? This, then adding both the equation 1 and 2, tensile for tension positive, here is the negative, both adding both, this one cancel out, then what we find? m1g minus mu m2g is equal to m1 plus m2a. A is the common. By writing again, A is nothing but m1g minus mu 2 m2g by m1 plus m2. If again we are taking common as g common, then m1 minus mu m2 by m1 plus m2. This is the value of the acceleration. This is the value of the acceleration. By the keeping out the value of the mass, we can find out the acceleration. Okay, going to the next problem. Let's say another problem is that here is two inclined planes. One is making angle alpha and another was making angle beta. And here is the one, we are keeping one pulley, one block with mass m1 is hanging with the strings. This string is common, passing over the pulley and going to this direction.
and here is the block number 2. Let's say this one is mass m1 and this is having the mass m2. Okay, the inclined plane making the angle alpha and beta. We have to find out the condition of equilibrium, or let's say whatever you are finding, or let's say if the block is moving in this direction, then find out the value of the acceleration. Okay, then by making the free body diagram, let's say here is the acceleration and this is the mass having m1. We are making the free body diagram. For this, weight m1g acting downward and this tension force pulling upward for this block, this one. Again, this one is beta, then this one is also beta. Then by making the components, this one become mg cos beta, and this is the force, normal force, let's say n1. Okay, n1, and one component of weight is here m1g sin theta, sin beta. Why? The angle of this inclined plane is beta. Okay, then first one, writing the equation for this block m1. What happened? If the block is moving downward, means m1g sin beta is greater than this tension force, then m1g sin beta minus t, it will give what? It will again the surface, let's say this is having the coefficient of friction mu, this both the surface has the coefficient of friction mu. Then if the body tries to move in this direction, the force of friction considering upward is up, it will oppose the motion of the body. Then what happened? Minus f, this one gives m1 acceleration. If body is moving in this direction, this one becomes equation for this. And for f, for this one f1, if we are writing f1, then f1 is nothing but mu n1, and n1 is nothing but m1g cos beta, Then directly writing the value, it becomes m1g sin beta minus, first we are writing this one, mu m1g cos beta minus t, it gives m1a. Okay, then again what we find, this is become equation number 1. If you try to common out, making the common m1g, then m1g sin beta minus mu cos beta minus t equal to m1a. This is equation number 1. For this block, again we are making the free body diagram. This one is weight acting downward m2g, this normal force upward, let's say n2. This is having angle alpha. This weight has one component m2g cos alpha, and here is the m2g sin alpha. And if body tries to move down, if body tries to move in upward direction, then here is the force of friction. Why body is moving upward? Means it opposes the motion of the body. For that, we are writing tension force is greater than F minus m2, this one kept as f2, then t minus f2, this is f1, f2 minus m2g sin alpha, this one give us what?
2 into A. Okay, again, what is N2? N2 is nothing but m2g cos alpha. By putting the value here directly, and what is F2? F2 is nothing but mu N2. Here the body is the same, so that the coefficient of friction mu is the same. It can be, may vary according to the problem. It will be given to you. Okay, by putting the value here, F2 becomes mu N2 m2g cos alpha minus m2g sin alpha equal to m2a. If you are adding these two equations, or t minus here m2g common, m2g mu cos alpha minus sin alpha equal to m2a. Here is the equation number 2. Deleting all these equations, only we have to compare the equation number 1 and equation number 2. I am deleting this, erasing this one. Then by comparing, if you are adding, then try this is minus t is a positive t. Okay, we have to find out the acceleration, then add both the equations and take acceleration common. What happens? Writing m here, then m1g sin beta minus mu cos beta minus m. Here I am writing all this value. Then what happens? Delete and write here. It taking too much time. You write these equations. Okay, by keeping. We are taking the another problem. For going to the another problem, let's say we are discussing about the rolling friction. Somehow we are discussing about the rolling friction. What happened? What happened in rolling friction? That let's say these are the two surface and we are keeping the roller here. In rolling surface, what happens? That body one surface will not slide to the another surface. It will not slide, but simply one body will roll over the another. In rolling, just one point of contact is here, but in case of sliding, the surface area is more, but in rolling, just one point of contact is there. Then in rolling friction, the friction arises due to roll of the body. The body rolls over the another body. It will not slide. Why? When we are keeping a roller like body, then what happen? At certain one point where the body is touched, just simply touched, here the body just roll over there. Here the sliding friction 0. Here the sliding static friction also 0. Roll over another. Then in rolling friction you can use roller or a wheel over rolling over a surface. It all are called as rolling friction. Then rolling friction, if it is Fr, then it is just mu r n. Okay, this is the coefficient of friction, rolling friction. It is the coefficient of rolling friction. If we are going through the series, then see Fs is greater than Fk is greater than Fr. Means rolling friction is lesser than the kinetic friction and the static friction. That is why we have invented the wheel, so that friction becomes less by moving on the surfaces. Then the question arises that
what is the importance of friction, what is the benefit or what is the harmfulness. Okay, pros and cons. You are seeing that friction is, why friction is harmful. First is why friction is harmful. Harmful is that when in machinery parts, what happen when the one body is moving to the another body, what happen, friction arises, and due to this friction heat generated, and this heat losses means our energy loss takes place, and also running over a certain period of time, body becomes more rough and rough, parts become uh, less smoother. Okay, this is the harmfulness. But what happens if we talking about the benefit of the friction, we can walk if the surface is smooth, we cannot walk, we walk simply because certain things, rough surfaces is opposes our motion, we creating what we interlocking is creating between our legs and the surface, that's why we are walking. Also, due to force of the friction, many things can happen. Consider when rubbing, taking the friction, your matchbox in matchstick burns. Okay, there are many example of benefits and harmfulness of the friction, many examples. Okay, let's say in graph, if you are talking about the graph, let's say that the external force is here is the frictional force, then what happened, as the force, external force increasing, force of static friction also increasing a certain limit. Okay, and suddenly falls and it becomes constant, like that. This is the value of the, here the maximum value is called FL, is the limiting friction. In graph, it is the graphical representation of, then here is the static region and here is the kinetic region. Okay, here is the force of friction is Fs and here is the Fk. This is the graphical representation. Another, we are taking another example for making the free body diagram. Let's say here is the one body kept over the another body, and this body is kept on the surface. Here let's say the mass of this body is m1 and mass of this body is m2, and the surface is rough, and this surface, for this surface here is the mu1, coefficient of friction mu1. Another, here is also surface, these two surfaces in contact, here is the coefficient of friction is mu2. What happened, we are applying one force over m1. What happened due to this? Question is that due to this F1, this both body moving toward that direction. And what is the factor that by applying the force on the M1, both the body is moving? What are the factor? Think about it. Then the only factor is the frictional force. What happened? We are making the free body diagram for this body. Then you can visualize that. Applying force of friction, if we are applying external force in this direction, what happened between these two surfaces? I am lifting this surface somehow little gap, but it is attached with one another. What happened when this body M1 tries to move in that direction? Due to this surface make oppose the motion of the body. Let's say this is F2. Okay, force of friction, what between these
two surfaces. Again, this force of friction opposes this one. This is also what happened if this force is F2, frictional force F2 is acting towards this direction. For this surface, due to this both surface, what happens? One frictional force is acting in that block in this direction, opposite to the applied force. But for this block, this F2 is acting towards this. Okay, means this force of friction will move M2 towards next part. But due to these surfaces in contact, again one force of friction is acting. This one is F1. This opposing the motion of the body. If we are writing the equation for this body M1, F minus F2 is nothing but what happened is nothing but this gives M1A. For M1, here is its weight M1G and this is the normal reaction N1, and N1 is nothing but M1G. Okay, then F minus mu 2 M1G is equal to M1A, equation number 1. Whatever with the value we can put that. But for M2, what happened? Here is the weight. It considering the weight of both M1 plus M2. Here the weight is both for the M2 also, and it also realizes that M1 is over here. So adding this both masses and multiplying with the G, total value of the weight is M1 plus M2G. And for the normal reaction, this one let's say N2, this one N2. Okay, this one is N1, then N1 is nothing but M1 प्लस M2 इंटू जी. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो ब्लॉक 2 के केस में इसका भी मास ऐड हो रहा है और इसका भी मास ऐड हो रहा है. ठीक है ना. अब इसके लिए इक्वेशन लिखोगे तो इसको मूव कौन कर रहा है? F2 मूव कर रहा है और F1 उसको अपोज कर रहा है. ठीक है. और ये चीज़ क्या हो गया हमारा, यही इसको क्या दे रहा है? मास इंटू एक्सेलरेशन ब्लॉक 2 को. तो F2 की अगर बात करोगे तो F2 जैसा कि हम निकाल दिया म्यू 2, F2 क्या हो गया हमारा? म्यू 2 M1 G ये था. ठीक है ना. बट F1 क्या हो गया? F1 क्या हो जाएगा? म्यू 1 N1 और N1 क्या है आपका? दिस वन. तो लिखेंगे म्यू 1 N1 की जगह M1 प्लस M2 इंटू G और यही हो जाएगा M2 A. क्वेश्चन नंबर 2. Whatever be the value of mu1, mu2 and masses, keeping the value you can find out the acceleration, value of the acceleration or anything unknown by keeping the value of the remaining another. Okay, तो ये था हमारा फ्रिक्शन का चैप्टर जो बड़ा इंपॉर्टेंट था. और भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आप देखना एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं. इस टाइप का भी क्वेश्चन होता है कि ब्लॉक जो है वो हैंग कर रहा है, तब क्या होगा. ठीक है. बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आप उसको वर्किंग करो. फिर ये भी क्वेश्चन हम देखेंगे कि भैया एक पुली है, इधर एक ब्लॉक टंगा हुआ है और ब्लॉक के अनदर वन में क्या है? मंकी हैंग कर रहा है. तो मंकी का क्या वेट होगा कि ये क्या है? ये रोप ना टूटे. ठीक है ना, ये रोप ना टूटे. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कंसिडर करेंगे आगे. और भी न्यूमेरिकल है, इसको फिक्स कर दोगे तो 2 पुली सिस्टम भी आएगा. एक पुली से अनदर पुली अटैच्ड है, ऐसे भी आएंगे. जैसे ही रोप चेंज होगा हम आगे और भी प्रॉब्लम देखेंगे. 2 पुली सिस्टम भी देखेंगे तो और भी प्रॉब्लम्स आएंगे. ये था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. मिसलेनियस प्रॉब्लम में हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में चैप्टर के अंत में कराऊंगा आपको. थैंक यू.